हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम सब इसके पहले वाले चैप्टर में क्रांतिक कोण गुणांतिक परावर्तन तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो इस लेक्चर में हम सब न्यूमेरिकल देखेंगे। न्यूमेरिकल आपका किसका, आपने एक अपवर्तनांक पे न्यूमेरिकल देखा है 1n2 बराबर कितना साइन आई अपान साइन आर, एक आपका ये फार्मूला होता है। उसके बाद आपका n बराबर सी अपान भी, आपने ये फार्मूला देखा है। फिर उसके बाद आपने n बराबर 1n2 बराबर h डैश अपान h या h अपान h डैश या h अपान h डैश भी लिख सकते हो, ये देखा है। और 1n2 बराबर 1 अपान साइन आई सी, आपने ये देखा है ना। जरूरत पड़ने पे हम सब इसे बदल भी सकते हैं। जैसे बदलने का मतलब कुछ नए फार्मूला भी आपका डिराइव हो सकता है। जैसे एक फार्मूला आपका ये भी है, ये फार्मूला आप देखो, थोड़ा इसको रीड करो। ये क्या बोल रहा है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक किसके बराबर है, वायवीय प्रकाश की चाल बटे माध्यमिक प्रकाश की चाल। अगर तरंगदैर्ध्य का बात करेगा, तरंगदैर्ध्य के टर्म में अपवर्तनांक पूछेगा, तो आप अपवर्तनांक को ऐसे भी लिख सकते हो, वायवीय प्रकाश की चाल है तो वायु में तरंगदैर्ध्य यानी लैम्डा ए, तरंगदैर्ध्य को आप लैम्डा से प्रदर्शित करते हो ना, तो जो हवा में यानी वायु में तरंगदैर्ध्य होगा उसको हम लैम्डा ए अपान जिस ये एन क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक, तो ये माध्यम का चाल है तो आप ये माध्यम का तरंगदैर्ध्य। तो यानी जैसे आप लिखते हो अपवर्तनांक बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, वैसे आप अपवर्तनांक बराबर लिख सकते हो निर्वात में तरंगदैर्ध्य बटे माध्यम में तरंगदैर्ध्य। क्योंकि अपवर्तनांक जो चाल होता है वो तरंगदैर्ध्य के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, चाल तरंगदैर्ध्य के अनुक्रमानुपाती होता है। तो फिलहाल इन सब फार्मूला पे हम सब न्यूमेरिकल देखेंगे। उसके बाद आपको जब प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता पढ़ाया गया था, तो यहाँ पर आपको बताया गया था क्या 1n2 इंटू 2n1 ये बराबर होता है 1 के, या आप वहां पर ये देखिए 1n2 ये बराबर होता है 1 अपान 2n1। तो आप ये भी याद रखो, क्योंकि हम ये तो दो माध्यम के लिए था, यदि तीन माध्यम के लिए बात हो तो प्रकाश यदि पहले माध्यम से दूसरे में जाए, फिर दूसरे से तीसरे में जाए, फिर पुनः तीसरे से वापस पहले में आ जाए, तो इनका भी गुणा करने पर कितना आता है, एक। ऐसे चार माध्यम होगा तो चार के भी लिख सकते हो, पांच के भी लिख सकते हो, लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा एक का मतलब दो माध्यम का जरूरत पड़ेगा। अगर बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगा तो तीन माध्यम का ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता पड़े। तो इन सब फार्मूला पे हम सब अब न्यूमेरिकल देखेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहला न्यूमेरिकल। तो ये आपका पहला क्वेश्चन आपको दिया है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। y के सापेक्ष आपको क्या दिया है, y के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, जल को हम लिखते हैं किससे, w से, यानी AnW बराबर आपको दिया है 1.33। y के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी AnG कितना दिया है आपको 1.5। आपसे क्या पूछे, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपसे पूछे। तो WnG बराबर क्या होता है आपको पता है ना, चूंकि WnG आपको ये पता है फार्मूला 1n2 को आप क्या लिखते हो n2 अपान, तो ऐसे WnG को क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या Ng अपान, और आपको पता है Ng का मतलब क्या Ang, NW का मतलब क्या AnW। अरे किसके सापेक्ष की, जब किसी के सापेक्ष नहीं तो y के सापेक्ष होता ना। आपको ये सभी वैल्यूज दिए हैं, Ang का वैल्यू कितना दिया है 1.5 और AnW का वैल्यू आपको कितना दिया है 1.33। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, यहां से 100 का गुणा ऊपर कर दोगे और 10 का गुणा या 100 का गुणा नीचे ही कर दो, तो ये कितना हो जाएगा दशमलव के बाद एक अंक, और ये गुणा करने के बाद 1 3 3 डबल 0 और दशमलव के बाद 2 अंक। तो दशमलव के बाद 0 का ये कोई मतलब नहीं, दशमलव के बाद 0 का ये कोई मतलब नहीं। आप 150 में 133 का भाग दोगे, जो आ जाएगा वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। समझ आ रहा है ना, इतना तो भाग दे सकते हो ना। चलो अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या बोला है, किसी 200 मीटर मोटाई की कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक आपको दिया है, कोई एक कांच की पट्टिका है, इसकी मोटाई कितनी दी है, ये जो इसकी मोटाई है ये है 200 मीटर। ठीक, और इसका अपवर्तनांक दिया है, यानी ये जो कांच की पट्टिका है इसका अपवर्तनांक यानी Ng बराबर आपको कितना दिया 1.5 के लंबवत रूप से प्रकाश के गुजरने में लगे समय की गणना कीजिए। कोई एक प्रकाश है, वो प्रकाश इसके लंबवत, आपको पता होगा जब किसी पदार्थ में प्रकाश लंबवत गुजरता है तो बिना विचलित हुए तब वो सीधा चला जाता है, यदि किसी एंगल पे जाएगा तब वो दूसरे माध्यम में जाके विचलित होगा। तो यहाँ पर कोई एक प्रकाश है, ये लंबवत प्रवेश कर रहा है तो वो क्या होगा सीधे निकल जाएगा। तो ये कितना टाइम लेगा एक यहां से यहां तक चलने में, तो क्या आपको इतना दूरी तय करने में कितना समय लेगा ये पूछ लिया।
तो अगर आपको दूरी पूछा है, मतलब दूरी दिया है और समय पूछा है, तो आप चाल पता कर लो। अगर चाल पता हो जाए तो आप समय बता सकते हो, नहीं बता सकते हो? तो आप चाल कैसे बताओगे? चूंकि आपको पता है ये फार्मूला n बराबर c अपान v, पता है ये चीज ना। तो आप ये v क्या होता है? माध्यम में चाल, और n क्या होता है? अपवर्तनांक, और c क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। तो यहां से आप बता सकते हो v यानी चाल क्या? c अपान n। तो c कितना होता है? 3 × 10⁸। ऐसी निर्वात में प्रकाश की चाल है ना, तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸। और n होता है अपवर्तनांक। अपवर्तनांक कितना दिया है? 1.5। तो जब 3 में 1.5 का 1.5 मतलब 1.5, और 3 1.5 दूना 3 होता है कि नहीं होता है? तो यानी जब कैंसिल करो कितना है? 2 × 10⁸। तो वेलोसिटी कितना हो गया? 2 × 10⁸ मीटर प्रति, यानी इस माध्यम में प्रकाश की जो चाल होगी इतनी होगी। तो जब आपको चाल मालूम हुआ तो आपको चूंकि पता है समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। तो यहां से आप बता समय बराबर दूरी कुल कितना है? 200, और चाल कितना हुआ? 2 × 10⁸। ये 200 मीटर है और ये इतना मीटर प्रति सेकंड है। तो 2 से कैंसिल होगा, 100 हो जाएगा। तो समय बराबर कितना हुआ? 100 गुणे ये 10⁸, ऊपर जाके 10 कितना हो जाएगा? तो t बराबर कितना? 10 ये 2 है, 100 का मतलब 10 2, और ये 10 - 8 है। तो t बराबर कितना? 10 क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर जुड़ जाता है, तो -8 में +2 जोड़ोगे तो -6 आएगा। और कितना समय है, तो समय का मात्रक क्या आता है? सेकंड, यानी उसे 10⁻⁻6 सेकंड का टाइम लगेगा। तो उतारो इसे। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। क्या बोला है? पीले प्रकाश की किरण जिसकी वायवीय तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉम है। आपको तरंग दैर्ध्य को आप लैम्डा से दर्शाते हो, लेकिन ये तरंग दैर्ध्य कहाँ दिया है? वायु में, यानी लैम्डा ए बराबर आपको दिया है कितना? 6000 एंगस्ट्रॉम, ये आपको दिया है ना, 6000 एंगस्ट्रॉम। और एंगस्ट्रॉम को आप मीटर में भी चेंज कर सकते हो, 10⁻10 का गुणा करके। फिलहाल अभी हम ऐसे छोड़ते हैं। फिर क्या बोला है? ये जो पीले रंग का प्रकाश है वायु से जल में प्रवेश करता है। कहां से प्रवेश करता है? यहाँ पर ये दूसरा माध्यम आपका जल है, तो ये वायु से जल में प्रवेश करता है इस तरीके से। तो और अपवर्तनांक दिया, किसका अपवर्तनांक दिया है? जल का। अब वायु से जल में प्रवेश कर रहा, अपवर्तनांक बोला है ना कोष्टक में n बराबर 4/3, तो ये किसका अपवर्तनांक हुआ? जल का। और किसी के सापेक्ष नहीं मतलब, और वैसे भी जब वायु से जल में प्रवेश करा तो वायु के सापेक्ष दिया होगा। तो ये आपको कितना दिया है? 4/3। तो आपसे क्या पूछा है? जल में प्रकाश की चाल। पहला चीज आपसे क्या पूछा है? जल में प्रकाश की चाल, यानी वेलोसिटी पूछा है कहाँ? वाटर में। और दूसरा चीज आपसे क्या पूछा है? तरंग दैर्ध्य। कहाँ तरंग दैर्ध्य? अरे वायु में तो तरंग दैर्ध्य दिया है, जल में ही तरंग दैर्ध्य पूछा होगा, यानी आपसे पूछा है लैम्डा w। तो चलो आपको एक फार्मूला पता है ना, चूंकि अब हम सोल्यूशन इसका पहले का देखो। n बराबर क्या पता है? c अपान, जहां n क्या होता है? अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक? अरे माध्यम का, यहाँ पर माध्यम आपका वाटर है, ये v क्या होता है? माध्यम प्रकाश की चाल, और माध्यम आपका क्या है? वाटर। तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो बताओ, आपको ये v चाहिए, vw, तो vw बराबर क्या लिख सकते हो? c अपान nw। तो c तो आप सबको मालूम है, c का वैल्यू होता है 3 × 10⁻, और nw क्या है? वाटर का अपवर्तनांक। और वाटर का अपवर्तनांक कितना दिया आपको? 4/3। क्या ये 3 से 3 कटेगा? नहीं। देखो आप, ये मेन बटे के ऊपर है ना, ये जो मेन बटा है इसके नीचे 2 बटे है, तो आप यहाँ पर भी 2 बटे बनाओगे, तो इसका गुणा ऊपर होगा और 4 का गुणा इसमें होगा, यानी ये कटेगा नहीं, गुणा हो जाएगा। यानी VW बराबर कितना हो जाएगा? 3 का गुणा इसमें हो जाएगा, 3 × 3 = 9 × 10⁸/4। और इसको आप कैसे लिख सकते हो? 4 दूनी 8, बचा 1, दशमलव बढ़ाओगे 0, तो 4 दूनी 8, बचा 2, 4 × 5 = 20, यानी 2.25। 9 में 4 का भाग दे सकते हो ना, तो 2.25 आ जाएगा, × 10⁸ और मीटर प्रति सेकंड। तो ये आपको क्या मिला? वाटर में प्रकाश की चाल। फिर आपसे क्या पूछा है? वाटर में यानी जल में तरंग दैर्ध्य। तो अभी आपको इसके पहले बताए थे, जैसे n बराबर क्या होता है? अभी बताए थे ना, n बराबर c अपान v। तो ये c क्या होता है? निर्वात में प्रकाश की चाल। v क्या होता है? माध्यम प्रकाश की चाल। तो सेम वैसे आप लिख सकते हो n बराबर c। c मतलब प्रकाश की चाल निर्वात में, तो ऐसे निर्वात में तरंग दैर्ध्य। v क्या है? माध्यम में प्रकाश की चाल, तो आप ऐसे लिख सकते हो माध्यम में तरंग दैर्ध्य। तो यहाँ पर आपका माध्यम है क्या? w। तो यानी आप n बराबर क्या लिख सकते हो? लैम्डा a अपान लैम्डा
और एन क्या आता है, माध्यम का अपवर्तनांक, माध्यम आपका क्या है, जल। तो यानी आप ऐसे भी लिख सकते हो। अरे हमने वही फॉर्म लिखा है, बस उसमें नोटेशन लिख दिया, वो किसके लिए हम लिख रहे हैं। तो बताओ, आपको तो लैम्डा डब्ल्यू चाहिए, तो आप पक्षांतर कर सकते हो। तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर कितना लिख सकते हो, लैम्डा ए अपान एन डब्ल्यू। तो लैम्डा ए का वैल्यू दिया कितना, 6000 बटे एन डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है, 4/3। तो ये भी 3 ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो लैम्डा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाए, 18,000 बटे 4 ना। अब 18,000 में 4 का जब भाग दोगे कितना हो जाएगा, 18,000 में कितने का भाग देना है, 4 का। तो 4 चौक 16, बचा 2 0, 4 पच्चे 20, अब बाकी 2 0 बचा है। तो यानी लैम्डा डब्ल्यू बराबर कितना हो जाएगा, 4500। और आपने ये वैल्यू एंगस्ट्राम में रखा है, तो ये भी आंसर आपको किस में मिलेगा, एंगस्ट्राम में ही मिलेगा। यानी जल में तरंग दैर्ध्य कितना हो जाएगा, 4500 एंगस्ट्राम। समझ में आ रहा है सबको ना, तो आप इसे उतार सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन है, एक बीकर में 16 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। कोई आपका एक बीकर है, इस बीकर में कितना गहराई तक पानी भरा है, 16 सेंटीमीटर गहराई तक पानी भरा है। यानी ये गहराई कितना है, 16 सेंटीमीटर। बीकर के पेदे में रखी सुई की गहराई 12 सेंटीमीटर। यानी कोई एक सुई इसमें रखा गया है, जो कि पेदे मतलब यानी बेस, एकदम आधार तक ना। लेकिन इस सुई का गहराई कितना प्रतीत हो रहा है, 12 सेंटीमीटर। यानी वास्तविक गहराई तो 16 सेंटीमीटर होगा, और आपको जो प्रतीत हो रहा है ये तो आभासी गहराई है। आभासी गहराई कितना है, 12 सेंटीमीटर। यानी आपको दिया है क्या, यह वास्तविक गहराई होता है, वास्तविक गहराई कितना दिया, 16 सेंटीमीटर। और आभासी गहराई एच डैश होता है, एच डैश कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा है, अपवर्तनांक। किसका अपवर्तनांक पूछा है, जल का अपवर्तनांक, यानी एन डब्ल्यू आपसे पूछा है। तो किसी के सापेक्ष नहीं तो किसके सापेक्ष। तो अब आपको पता है क्या कि 1n2 बराबर क्या होता है, h अपान h डैश। 1 का मतलब अरे पहला माध्यम, और पहला माध्यम आपका वायु है, n 2 का मतलब होता है दूसरा माध्यम, दूसरा माध्यम आपका जल ही है। h का वैल्यू कितना दिया है, 16 सेंटीमीटर, और h डैश का वैल्यू कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर बैलेंस हो जाएगा। देखो ये भी 4 से कटेगा, ये भी 4 से कटेगा, 4 चौक और 4 3, तो ANW वाटर का अपवर्तनांक आपको कितना मिला, 4/3। और जल का अपवर्तनांक 4/3 होता भी है, और आप इसको भाग दोगे तो 1.33 भी आ जाएगा ना, 3 ऐसे चलेगा। तो ये आपका क्या हो गया, जल का अपवर्तनांक हो गया। सिंपल है ये तो क्वेश्चन। आगे चले, ये आपका अगला क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन है। यदि कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, ये प्रकाश किरण कहां से प्रवेश की, विरल माध्यम से सघन माध्यम। तो उस स्थिति में आपको दिया क्रांतिक कोण कितना है, 45 अंश। तो क्रांतिक कोण को आप किससे, IC से दर्शाते नहीं दिए, तो IC बराबर कितना दिया, 45 अंश। तो विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक दिया, आपको यन पूछा है, किसके सापेक्ष। मान लो विरल माध्यम आपका क्या है, पहला, और सघन माध्यम आपका क्या है, दूसरा। ये आपका विरल है और ये आपका सघन है। आपको पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक ही पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, ठीक है। और यह कोण किसमें बना होगा, इसमें बना होगा, किसमें बना होगा, सघन माध्यम। क्रांतिक कोण सदैव कहाँ बनता है, सघन माध्यम में। आपको कल हम फार्मूला बताए हैं, 1n2 बराबर क्या होता है, 1 अपान साइन IC, ख्याल है। लेकिन हम बोले थे कि जब आप ये फार्मूला लगाओगे तो यहाँ पर विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक लिखोगे, और आपको अच्छी बात है वही पूछा है, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक पूछा है। बात समझ में आ रहा है ना। तो अगर यहीं पर सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक पूछता, तब आप क्या करते, तब आप ये फार्मूला नहीं लगाते, तब आप इसको 1 अपान करके लिखते। यानी पहले आप इसे देखो जो पूछा है आपको, 1n2 बराबर आप क्या लिख सकते हो, 1 अपान साइन IC, और IC का वैल्यू कितना दिया है, 45 अंश। और साइन 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 कर्डिम 2, कर्डिम 2 तो ऊपर चला जाएगा, यानी 1n2 ये बराबर हो जाएगा कर्डिम 2, और कर्डिम में 2 का वैल्यू कितना होता है, 1.414। याद है ना, कर्डिम 2 का वैल्यू, कर्डिम 3 का वैल्यू, पाई के वैल्यू, आप ये सब याद रखना। तो 1n2 बराबर कितना आ गया, 1.414। यदि आपको यही पूछता है यहाँ पर सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, तब अगर आपसे सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक पूछता, यानी आपसे 2n1 पूछता, तब क्या आप फिर यही फॉर्मूला लगाते, 2n1 बराबर 1 अपान साइन IC, नहीं, क्योंकि आप फार्मूला ये जानते हो क्या, 1n2 बराबर 1 अपान साइन IC। तब वहां पर आप कैसे निकालते, 1n2 को क्या आप 1 अपान 2n1 लिख सकते थे, नहीं लिख सकते थे। तो अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते तो साइन IC बराबर 2n1 आ जाता। तो अब आप वैल्यू रखते तो आपको ये मिलता। फिलहाल आपसे ये पूछा ही नहीं है, आपसे पूछा है जो, तो आपके पास सोल्यूशन है, तो आप इसे लिख सकते हो।
ठीक है ना। आपका अगला क्वेश्चन 6वां क्वेश्चन है। इसमें आपसे क्या बोला है कि एक प्रकाश की किरण कांच से जल में संचरित होती है, क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको कांच का अपवर्तनांक दिया और आपको जल का अपवर्तनांक दिया है, क्रांतिक कोण पूछा है। क्रांतिक कोण के लिए आपको फार्मूला पता है ना, आपको ये पता है ना, n बराबर 1/sin c, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप क्या लिखते हो 1n2, 1n2 का मतलब पहले माध्यम सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। वहां पर आपको बताए हैं कि पहला माध्यम विरल होना चाहिए, दूसरा माध्यम यहाँ पर होता है, तो यानी विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। यहाँ पर दो माध्यम दिया है, एक कांच और एक जल। कौन विरल है, जल या कांच? जल विरल होता है, विरल माने जिसके कण दूर दूर हो, और कांच आपका सघन होता है। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक लिखते हो ये विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक होता है। तो विरल यानी जल, जल को आप क्या लिखते हो वाटर, के सापेक्ष सघन यानी कांच मानी जी का अपवर्तनांक, ये बराबर होगा साइन सी के। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो, WNG को क्या आप ऐसा लिख सकते हो क्या, ANG अपान, या आप सीधा ख्याल करो, आप फार्मूला पता है ना 1n2 को आप ऐसा भी लिख सकते हो n2 अपान, तो क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हो NG अपान NW, यही बराबर 1/sin c। तो आप इधर पलट दो तो इधर पलट दोगे, या आप कर सकते हो ऐसा NW बटे NG, ये बराबर हो जाएगा कितने के, sin c के। तो NW का वैल्यू वाटर का अपवर्तनांक दिया है, जल का अपवर्तनांक कितना दिया है 4/3 बटे NG ग्लास का अपवर्तनांक, ग्लास का अपवर्तनांक कितना दिया है 3 बटे, ये बराबर कितने का हुआ sin c के। तो क्या इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें होगा, तो कितना हो जाएगा 4 दूनी और 3 त्रिका 8/9 बराबर sin c। तो अब 8/9 साइन कितने का वैल्यू होता है आपको नहीं पता है, तो यहाँ पर आपको c बताना है, तो साइन इधर जाके साइन इनवर्स हो जाएगा ना, तो यहाँ से आप बोल सकते हो c बराबर कितना साइन इनवर्स 8/9। तो ये आपका आंसर है। समझ में आया है। तो चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी सघन माध्यम में क्रांतिक कोण IC आपको दिया है, क्रांतिक कोण IC बराबर कितना tan इनवर्स 5/7। तो सघन माध्यम का अपवर्तनांक विरल माध्यम के सापेक्ष क्या होगा, यानी आपसे n पूछ लिया कि नहीं पूछ लिया, और n बराबर क्या होता है 1/sin c लिखो या IC लिखो। अब यहाँ पर क्रांतिक कोण को IC लिख दिया तो आप IC ही तो लिखोगे, और n होता क्या है विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। आपसे यही तो पूछा है ना, सघन का अपवर्तनांक विरल के सापेक्ष, ठीक है। तो अब हमें tan का वैल्यू पता है, हमको sin का वैल्यू चाहिए, ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। तो आप इसको समीकरण 1 मान के छोड़ दो, कैसे देखो आया, आप इसे समीकरण 1 मानो और इसे समीकरण क्या मान लो 2। समीकरण 1 से आप क्या लिख सकते हो, समीकरण 1 से IC बराबर tan इनवर्स 5/7, तो tan इनवर्स इधर आके कितना हो जाएगा tan IC बराबर 5/7, क्योंकि जो आपको tan थीटा का वैल्यू पता है, तो आप साइन cos tan कक्षा क्लास 10 में आप पढ़े हो कि एक त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, तो आप पांचों बचे त्रिकोणमितीय अनुपात बता सकते हो। कैसे बता सकते हो, आप फिगर बना लो, अगर ये कोण IC होगा तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार यानी 5/7। तो कर्ण कैसे निकालोगे, अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 9 5 14, 4 2 6 1 7 74 ना। और अगर 74 का अंडर रूट निकालना है तो देखो, अगर कुछ बाहर ले सकते 2 तिहाई 2 7 14 ना, तो ये नहीं कटेगा, तो अंडर रूट 74 पे ही रखते, ठीक है। तो यहां से आप साइन IC बता सकते हो, कैसे, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो जाएगा 5 और कर्ण कितना हो जाएगा अंडर रूट 74। तो बस साइन IC का वैल्यू ले जाके इसमें रख दो, मान लो इसे समीकरण नंबर 3, तो समीकरण 2 और 3 से क्या n बराबर कितना 1/sin IC, और साइन IC का वैल्यू आपने निकाला है 5/करड़ी में 74, तो करड़ी में 74 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा करड़ी में 74/5। मिल गया आपको, समझ में आया सबको ना, ये तो सरल था। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम सब। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन क्या दिया, यदि किसी माध्यम में निर्वात में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण यानी IC बराबर आपको कितना दिया है 30 अंश, तो माध्यम में प्रकाश का वेग, आपको प्रकाश का वेग पूछ लिया, प्रकाश का वेग यानी v पूछा है। ख्याल करो आपको ये फार्मूला पता है ना, n बराबर C/v,
यदि आपको v चाहिए तो v बराबर आप c अपान n लिख सकते हो। तो यानी वेग बताने के लिए आपको पहले अपवर्तनांक चाहिए। तो अपवर्तनांक कैसे निकालोगे? तो पहले आप अपवर्तनांक निकाल लो। अपवर्तनांक का फार्मूला n बराबर 1/sin c जानते हो ना, तो यहाँ से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हो। n बराबर 1/sin c लिखो या ic लिखो, एक ही बात है। तो ic की जगह कितना दिया है 30 अंश, तो n बराबर कितना हो जाएगा साइन 30 अंश का वैल्यू 1/, ये 2 ऊपर जा सकता है, तो n बराबर कितना आया 2 आया। अपवर्तनांक कितना हो गया 2। तो अब वेग बताओ कितना हो जाएगा? तो आप लिख सकते हो चूंकि v बराबर c अपान n, तो दिस इंप्लाइज दैट v बराबर c का वैल्यू कितना होता है 3 × 10⁻8। c है क्या? निर्वात में प्रकाश की चाल, और निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁻8, और n का वैल्यू आपने निकाला है कितना 2। तो जब 3 में 2 का भाग दोगे तो कितना 1.5 आएगा, 3 का आधा यानी 1.5 को आप 1.5 लिखते हो × 10⁻8 और मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल्स में और जो 1-1 नंबर 2-2 नंबर के अति लघुत्तरी क्वेश्चन बनते हैं उनमें ये सब क्वेश्चन आपके अक्सर बनते हैं ना, तो ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 9वां क्वेश्चन क्या दिया है? यदि विरल माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम का अपवर्तनांक, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक यही आपको चाहिए भी होता है, ये कितना दिया है 2, और आपसे क्या पूछा है क्रांतिक कोण IC। आपको सिंपल सा फार्मूला पता है n बराबर 1/sin IC, या आप लिख सकते हो sin IC बराबर कितना 1/n। तो n का वैल्यू कितना दिया आपको 2, तो sin IC बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से आपको IC पूछा है ना, sin IC आपसे थोड़ा पूछा है, तो IC बराबर आपसे IC बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश सीधा, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो sin 30 अंश। sin 30 अंश का ही तो वैल्यू 1/2 होता है, तो जब आप तुलना करोगे तो IC बराबर कितना आपको मिलेगा 30 अंश। चलो अगला क्वेश्चन, कांच का जल के सापेक्ष अपवर्तनांक 9/8 है। आपको क्या दिया है? कांच का अपवर्तनांक यानी Ng, कांच यानी ग्लास ना, और ये किसके सापेक्ष दिया? वाटर के सापेक्ष, कितना 9/8। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ये कितना दिया है 3/2। जल का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना यानी आपको NW वाटर जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना किसके सापेक्ष? वायु के सापेक्ष, यानी ये ज्ञात करना। तो क्या आप चूंकि WNG को आप क्या लिख सकते हो NG अपान NW, और ये किसी के सापेक्ष है? वायु के सापेक्ष। आपको क्या चाहिए? ये तो दिया है ANG भी दिया, आपको ANW चाहिए, तो क्या आप इसे पक्षांतर कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। ANW बराबर क्या लिख सकते हो ANG/WNG। तो ANG का वैल्यू कितना दिया है 3/2, और WNG का वैल्यू कितना दिया है 9/8। तो ये गुणा इसमें और ये गुणा इसमें हो जाएगा, यानी 3 × 8/2 × 9, तो 3 त्रिका 9 और 2 चौके 8। फाइनल आंसर कितना हो गया 4/3, यानी ANW बराबर कितना हुआ 4/3। समझ में आ रहा है ना? अब चलो अगले क्वेश्चन पे। 0.5 मीटर गहराई के पानी के एक टैंक की तली पर एक सिक्का रखा गया है। कोई एक 0.5 मीटर गहराई का एक पानी का टैंक है, इसमें हमने एक सबसे नीचे एक सिक्का रखा है। पानी के लिए क्रांतिक कोण, आपको क्रांतिक कोण यानी IC बराबर कितना दिया है 49 अंश ना, ये आपको दिया है क्रांतिक कोण बराबर 49 अंश। सिक्के की अधिकतम आभासी गहराई, तो क्या ये वास्तविक गहराई हो गई कि नहीं हो गई? यानी वास्तविक गहराई को किससे दर्शाते हैं? H से। H बराबर आपको दिए 0.5 और आपसे आभासी गहराई यानी H' पूछा है। ठीक है, तो कैसे निकालोगे? क्योंकि H' निकालने के लिए आपको ये फार्मूला पता है ना, n बराबर क्या होता है H/H'। आपको H दिया तो यहाँ से H' है ये, तो बताओ H' बराबर आप क्या लिख सकते हो H/N। लेकिन n भी तो नहीं दिया है, तो n आपको निकालना पड़ेगा। तो n बराबर होता क्या है आपको पता है ना, n बराबर 1/sin IC। हम रीजन यहाँ पर दे रहे हैं, क्यों? क्योंकि n बराबर क्या आता है 1/sin IC। तो अब ये कितना हो जाएगा H' बराबर, ये तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो H × sin IC। H' बराबर H का वैल्यू कितना दिया है 0.5, sin IC का वैल्यू कितना दिया है 49 अंश। तो 0.5 इंटू sin 49 का वैल्यू कितना दिया है आपको? सवाल में जब भी ऐसा
ऐसे एंगल्स पे आपको वैल्यू लिखना होगा, तो उन एंगल्स पे आपको वैल्यू दिए रहेंगे 49 अंश, 53 अंश, 37 अंश, ये सब पे। तो कितना हुआ 0.754। तो आप ये गुणा कर लोगे तो जो भी आ जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, उसकी आभासी गहराई। समझ में आ रहा है ना। अगले क्वेश्चन पे चले। एक बेलनाकार पात्र में 8, कोई आपका एक बेलनाकार इस टाइप का पात्र है, इसके 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जल भरा है। ऐसे ऐसे यहां पर जल भरा है, कितने ऊंचाई तक, 8 सेंटीमीटर ऊंचाई तक, तथा इसके ऊपर 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा है। इधर आपका कुछ इस टाइप से तेल भरा हुआ है, कितने ऊंचाई तक, 9.6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। इसका अपवर्तनांक दिया है n बराबर 4/3 और इस तेल का अपवर्तनांक दिया है n बराबर कितना, 1.2। ऊपर से देखने पर तेल के तल से पात्र की पेदी की गहराई कितनी प्रतीत होगी। अभी वास्तव में इसकी गहराई टोटल इतना है, लेकिन हमें इसकी आभासी, ये जो इसका पेदी है यानी बेस है, ये कितना गहरा प्रतीत होगा, यानी आपसे आभासी गहराई पूछा है। तो कुछ गहराई इसके वजह से आभासी होगा और कुछ आभासी गहराई इसके वजह से होगा। तो इसके वजह से आभासी गहराई, तो कुल आभासी गहराई कैसे निकालोगे, कुल आभासी गहराई बराबर, क्योंकि आपको आभासी गहराई की फार्मूला पता है ना, n बराबर कितना, h/h डैश। तो h डैश बराबर आप क्या लिख सकते हो, h/n। लेकिन अब यहाँ पर दो हाइट है, एक इसकी हाइट है एक इसकी हाइट है, तो आप चलो इसकी हाइट को h1 मान लो और इसकी हाइट को h2 मान लो, और जो इसका अपवर्तनांक हो इसको n1 और इसके अपवर्तनांक को आप n2 मान लो। तो जो कुल आभासी गहराई h डैश होगी, ये कैसे निकालोगी, कुछ इसके वजह से और कुछ इसके वजह से। तो इसके वजह से जो होगा तो फार्मूला h1/n1 प्लस h2/n2। h1 का वैल्यू, इसका हाइट कितना दिया है 8 सेंटीमीटर और n1 का वैल्यू कितना दिया है 4/3 प्लस h2 का वैल्यू कितना दिया है 9.6 और n2 का वैल्यू कितना दिया है 1.2। तो ये 4/3 और 4 दूनी, पहले ऐसे काट लो 4 दूनी तो, और 2 बचा और 2/3 6 प्लस दशमलव से दशमलव हट जाएगा 12 25 12 82 84 12 96, कितना हो गया 6 6 12 13 14। तो टोटल आभासी गहराई कितनी हो गई 14। और क्या मीटर सेंटीमीटर, क्या, क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में आपने लिखा है, ये भी सेंटीमीटर लिखा है, तो ये भी तो सेंटीमीटर में आएगा। देखो अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक एक मात्रक विहीन राशि है। बात समझ में आ रहा है ना, अपवर्तनांक का मात्रक नहीं होता है। तो अपवर्तनांक का मात्रक ना होने की वजह से अगर इसका मात्रक सेंटीमीटर इसका मात्रक सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में सेंटीमीटर को जोड़ोगे तो आपका फाइनल सेंटीमीटर ही आएगा। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपका क्या है, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ है। जो पहला माध्यम है, तो पहले माध्यम प्रकाश की चाल हम लिख दे रहे v1, v1 बराबर कितना है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितना दिया है, दूसरे माध्यम प्रकाश की चाल को आप v2 लिख दे रहे हैं, ये कितना है 2.4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि प्रकाश कण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है तो क्रांतिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। आईसी आपसे पूछा, और आईसी निकालने का एक ही फार्मूला आपको पता है, चूंकि n बराबर क्या होता है 1/sin IC, यही होता है। लेकिन यहां पर n की जगह आप ऐसा लिखते हो ना 1n2, तो 1n2 का मतलब पहले के सापेक्ष दूसरे का अपवर्तनांक। लेकिन याद रखना, आपको बार बार हम बोल रहे हैं पहला विरल होना चाहिए और दूसरा, तो यहां पर देख लो क्या पहला माध्यम विरल है और दूसरा सघन है। कौन सा माध्यम विरल है और कौन सा माध्यम सघन है, पहला माध्यम विरल है। क्यों पहला माध्यम विरल क्यों होगा, देखो आपको पता है जितना ज्यादा विरल माध्यम होगा उतना ज्यादा प्रकाश की चाल उसमें होगी। वायु सबसे ज्यादा विरल माध्यम होता है, इसलिए उसमें प्रकाश की चाल सबसे, तो ये प्रकाश की चाल इसमें कम है और प्रकाश की चाल इसमें, तो जिसमें प्रकाश की चाल जितनी कम, इसका मतलब उतना दबाव होगा, यानी उतना वो सघन माध्यम होगा। तो पहला माध्यम आपका सघन हुआ और दूसरा माध्यम आपका विरल हुआ। तो हम हमेशा यहाँ पर क्या लिखते हैं, विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक। तो अब की बार उल्टा हुआ, तो विरल आपका दूसरा है और सघन आपका पहला है, यानी आप 1n2 ना लिख के यहाँ पर 2n1 लिखोगे। तो ये निकालो कैसे, क्योंकि ये भी तो नहीं दिया है आपको ये भी तो नहीं दिया है।
2n1 को क्या आप ऐसा लिख सकते हो n1 अपान n2, और यही बराबर कितने का है 1 अपान साइन IC, लेकिन n1 और n2 भी तो नहीं दिया है। अब तो कोई दिक्कत नहीं, आपको ये फार्मूला पता होगा, n1 अपान n2 ये बराबर होता है v2 अपान अपवर्तनांक और वेग एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ये 1 अपान 2 था तो ये 2 अपान n होगा। तो n1 अपान n2 को आप क्या लिख सकते हो v2 अपान v1, यही बराबर हो जाएगा 1 अपान साइन IC। तो v2 का वैल्यू तो दिया है ना 2.4 गुणे 10 घाते 8, और v1 का वैल्यू कितना दिया है 2 गुणे 10 घाते 8, यही बराबर कितना हो गया 1 अपान साइन IC। तो 10 घाते 8 से कैंसिल हुआ, और ये 12 दूना 24 यानी 1.2 बराबर कितना आया 1 अपान साइन IC। तो हम इधर पलट देंगे तो ये बटे 1 है, इधर पलट देंगे तो इधर पलट जाएगा, यानी साइन IC बराबर कितना हो जाएगा 1/1.2। हमको IC चाहिए था क्रांतिक कोण, तो IC बराबर आप क्या लिख सकते हो साइन में जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1/1.2, या दशमलव हटाना है तो 10 का गुणा ऊपर कर सकते हो, ये आप इसे सरल भी कर सकते हो, कितना साइन इनवर्स 2 से काटो 2 × 5 = 10 और 2 × 6 = 12, तो IC बराबर कितना हुआ साइन इनवर्स 5/6। तो ये सब बातें समझ में आई है ना। तो न्यूमेरिकल इन सब पे आपका लगभग इतना न्यूमेरिकल हो गया, आप और अपना ट्राई करते रहना, जो दिक्कत होगा आप पूछना। तो आज बस करते हैं, यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।